अर्थ विल बिहेव एज ए सॉलिड स्फीयर। देखिए अपन जानते हैं कि अर्थ सॉलिड है और तो किसकी तरह बिहेव कर रही है, सॉलिड स्फीयर की तरह। ठीक है, तो जब अपन अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात करते हैं, जैसे अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में बात करी, तो वैसे ही अपन जो अर्थ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मीन्स ग्रेविटेशन में जब अपन अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपन बोलते हैं कि जो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको एक नया नाम दिया गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कि इसके अपन अगर कुछ पॉइंट लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अर्थ विल बिहेव एज सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सेकंड, द न्यू नेम ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड is acceleration due to gravity is denoted as g। ठीक है, तो बेसिकली अपन आज बात करेंगे कि जो ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन है अर्थ के वजह से किसी पार्टिकल पे लगने वाला, वो किस तरह से चेंज होता है जब अपन अर्थ की सरफेस पर होते हैं, अर्थ से किसी हाइट पर चले जाते हैं या अर्थ में किसी अंदर डेप्थ पे चले जाते हैं। तो अपन बात करेंगे इफेक्ट ऑन जी फर्स्ट एट सरफेस, सेकंड एट एनी हाइट, H, third at any depth H। मीन्स जब अपन अर्थ के सरफेस पर हैं तो G की वैल्यू कितनी है, जब अपन अर्थ की सरफेस से ऊपर H हाइट पर चले गए तो G की वैल्यू में क्या चेंज आया, कांस्टेंट रही, कम हो गई, बढ़ गई, क्या हुआ। जब हम अर्थ पे ही उसकी डेप्थ में अंदर H चले गए तो आप जी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आ रहा है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। स्क्रीन पोज करके इसको लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज value of acceleration at the surface of earth। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के जो डाटा हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखती। अर्थ की रेडियस RE, मास ME। हम पूरे ग्रेविटेशन में अर्थ के जो डाटा हैं उनके नोटेशन से रेडियस को RE और मास को ME से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई पार्टिकल अर्थ की सरफेस पर है, कितने मास का, M मास का। तो अगर बात की जाए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम। एफ नेट कितना है इस पे, देखिए इसका मास m, अर्थ का मास ME, तो एफ नेट इज GMEM अपॉन RE स्क्वायर। ठीक है, तो जो G आया वो G क्या आया हमारे पास, GMEM अपॉन RE स्क्वायर डिवाइड बाय M इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा या जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा फोर्स,
और फोर्स इस पार्टिकल को किधर खींच रहा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जो जी की वैल्यू आ गई y टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जब हम g की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो YGME अपॉन RE स्क्वायर लगभग बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हमें g की यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी पता है, हमें रेडियस ऑफ द अर्थ भी पता है, हमें मास ऑफ द अर्थ भी पता है। तो हमने g की वैल्यू कैलकुलेट करी और वो कितनी आई, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फॉर कैलकुलेशन पर्पस वी यूज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन न्यूमेरिकल। ठीक है, स्क्रीन पोज करिए और इसको लिख लीजिए। Next, variation of g with height। अब अपन कहां पे बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि हम अर्थ से जिसकी रेडियस RE, मास ME से h हाइट ऊपर चलेगा। कितने हाइट, h हाइट। अगर h हाइट ऊपर चले गए तो देखिए यहां पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा G इफेक्टिव इज इक्वल टू GME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। जी इफेक्टिव इसलिए बोला क्योंकि जी की वैल्यू में चेंज आ रहा है। जो नॉर्मल अपने जी है वो 9.8 है, तो अगर जी की वैल्यूज में चेंज आएगा हाइट के या डेप्थ के अकॉर्डिंग तो अपन उसको एक नया नाम क्या दे दिया, जी इफेक्टिव। मीन्स जी जो था, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसको अपन ने जी नाम दिया वो 9.8 के बराबर है, लेकिन अगर उससे कम ज्यादा होगा तो उसको अपन ने एक नया नाम क्या दे दिया, जी इफेक्टिव। ठीक है, तो जी इफेक्टिव अगर बात करें तो आया GME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। जैसा कि अपन जानते हैं कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था उसमें बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, KQ अपॉन R स्क्वायर। और अपन ये भी जानते हैं कि जो अर्थ है वो उन्हीं सारे फॉर्मूलेस को लेकर चलती है जो कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था वहां पर जो डेराइव हुए थे। मीन्स बस K को आपने रिप्लेस कर दिया -G से और Q को M से। ठीक है, तो बेसिकली वही बात हो रही है कि जब अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं बाहर की तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड बोलूंगा तो K की जगह G, और अट्रैक्टिव है इसलिए माइनस नहीं लगा रहे। ठीक है, क्योंकि वैसे ही अपन सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये नेगेटिव होगा डाउनवर्ड। KQME अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर इज सेंटर से डिस्टेंस, तो RE प्लस H का होल स्क्वायर। तो अगर इसके बारे में बात करें तो जी इफेक्टिव कितना हो गया, GME अपॉन RE स्क्वायर 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। तो GME अपॉन RE स्क्वायर जो अभी अपन ने डेराइव किया था उसको अपन ने क्या बोला था, G जो नॉर्मल है 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। ठीक है, G 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। Actual formula. If H is very less than RE, तो हम G इफेक्टिव को क्या लिख सकते हैं, देखिए G 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर को ऊपर लेकर गए तो -2 आएगा पावर,
तो -2 को बाइनोमियल अगर अपन सॉल्व करें 1 - 2h अपॉन RE। क्यों ऐसा अपन बोल पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि देखिए ये तो एक्चुअल फॉर्मूला था जो अपन ने डिराइव किया, लेकिन इसमें अपन ने एक अजम्पशन माना है क्या, h इज वेरी वेरी लेस देन RE। तो अगर h बहुत छोटा है RE के कंपैरिजन में, क्या अगर h बहुत छोटा है तो अगर जब मैं इस फैक्टर को ऊपर लेकर जाऊंगा तो पावर तो -2 हो गई, पावर क्या हो गई -2। और अगर h बहुत छोटा है तो 1 प्लस एक ऐसी क्वांटिटी जो कि 1 से बहुत छोटी है, तो क्या बाइनोमियल एक्सपांशन में अपन उसकी एक टर्म लिख सकते हैं 1 - 2h अपॉन RE। लेकिन ये तभी वैलिड होगी व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन RE। देखिए अब इसके बारे में बात करते हैं क्या, कि अगर आपको क्वेश्चंस में कुछ पता ही नहीं हो h के बारे में, कोई कमेंट ही नहीं किया गया हो और h ही पूछा जाए, तो आप एक्चुअल में ये फॉर्मूला यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल फॉर्मूला है, थोड़ी सी हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाए, लेकिन आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। लेकिन अगर आपसे कुछ बोल दिया जाए कि h इज वेरी वेरी लेस देन RE, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाटा जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो वैसे तो अपन जो बात करते हैं उसमें क्या होता है, 0 to 5 किलोमीटर तक अपन g को कांस्टेंट मानकर चलते हैं, लगभग कांस्टेंट 4 to 5 किलोमीटर। ठीक है, और 5 to 500 किलोमीटर तक अपन बात कर सकते हैं कि g इफेक्टिव इज इक्वल टू g 1 - 2h अपॉन RE। ठीक है, बट अबव 500 किलोमीटर g इफेक्टिव इज g 1 + h अपॉन RE का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी क्लोज करिए और इसको लिख लीजिए। Variation in g with depth। अब अपन बात कर रहे हैं कि जब हम अर्थ में अंदर की तरफ चले जाएं तो क्या इफेक्ट होगा अर्थ के ग्रेविटेशन पे। ठीक है ना, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर जी पे। रेडियस RE, मास ME। हम यहां पर आ गए डेप्थ में, कितने डेप्थ, h डेप्थ। ठीक है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी बची है, RE माइनस h। तो हम जानते हैं कि जो अर्थ होती है उसमें कौन से फॉर्मूले लगते हैं अपने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के। तो जी इफेक्टिव इज GME R अपॉन RE क्यूब। तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी RE की जगह RE माइनस h अपॉन RE क्यूब। ये RE माइनस h क्यों लिखा, क्योंकि जो R होता है वो सेंटर से डिस्टेंस होती है। जैसे KQR अपॉन R क्यूब था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड KQR अपॉन R क्यूब,
तो आर क्या था, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है उस पॉइंट की जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वैसे ही यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जी एम ई आर स्क्वायर 1 माइनस एच अपॉन आर ई। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई अकॉर्डिंग टू डेप्थ। क्या जी में चेंज आ रहा है। अब एक बात देखिए, इससे पहले जो अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें वैल्यू आ रही थी जी इफेक्टिव की जी 1 माइनस 2 एच अपॉन आर ई, जब अपन ने अजम्पशन माना था। जबकि यहां पर बिना अजम्पशन के वैल्यू कितनी आ रही, जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई। तो इस बात में देखिए कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा कि ये भी अजम्पशन से आया गया है ना, ये एक्चुअल फॉर्मूला है डेप्थ में जाने पर, इसमें कोई अजम्पशन नहीं है। जबकि 1 माइनस 2 एच अपॉन आर ई में अजम्पशन था। तो ध्यान रखिएगा कि ये एक्चुअल फॉर्मूला है, जबकि वहां पर 1 माइनस 2 एच अपॉन आर ई वाला फॉर्मूला अजम्पशन लेकर माना गया था और उसी से डेराइव हुआ था। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन मत रखिएगा कि ये भी अजम्पशन से और वो भी अजम्पशन से, ना, ये बिना अजम्पशन के आया और वो अजम्पशन से आया था। ठीक है, इसको लिख लीजिए स्क्रीन को पोस्ट करके। Now next, variation of G due to rotation of Earth। देखिए, बात करते हैं कि अर्थ के रोटेशन के वजह से, ओमेगा के वजह से क्या फर्क पड़ रहा है हमारे जी पर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ओमेगा ऑफ अर्थ, ठीक है, मान लेते हैं अपना पार्टिकल यहां पर है, या फिर कोई बंदा खड़ा कर देते हैं यहां पर। ठीक है, कितना एंगल, थीटा। तो देखिए, ये भी घूम रहा होगा तो इसके बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा, इसका मास m है तो m ओमेगा ई स्क्वायर, और ये रेडियस अगर r है तो अगर ये रेडियस आर ई है तो ये कितना हो गया डिस्टेंस यहाँ वाला, ये हो गया आर ई कॉस थीटा, आर ई साइन थीटा। तो आपके एम ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन थीटा, ये एक फोर्स आ गया। एक फोर्स लगा टुवर्ड्स द सेंटर विच इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और अगर यहाँ पे एक टेंजेंट बना ली जाए तो ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये अगेन थीटा, ये 90 माइनस थीटा,
ठीक है। तो ये थीटा हो गया एंगल, तो ये तो 90 है, तो टोटल एंगल कितना हो गया यहां से यहां तक का, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा। तो हमारे जो जी इफेक्टिव होगा वो जी इफेक्टिव हुआ एफ नेट अपॉन एम। तो एफ नेट इज इक्वल टू एम जी और एम ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन थीटा का रिजल्टेंट, ठीक है। और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 प्लस थीटा। तो डायरेक्ट डिवाइड बाय एम करेंगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट जी इफेक्टिव लिखें तो जी इफेक्टिव कितना आएगा देखिए, वेक्टर एडिशन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, पी स्क्वायर यानी जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2g ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन थीटा कॉस 90 प्लस थीटा। अब देखिए ओमेगा जो है अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है 24 आवर। तो अगर 24 आवर अगर उसका टाइम पीरियड है घूमने का, तो जो उससे ओमेगा कैलकुलेट होगा वो कम है, ओमेगा भी कम है। तो ओमेगा कम है तो ओमेगा स्क्वायर जो ओमेगा ई है उसका जो पावर आएगा 4 वो भी बहुत कम आएगा। तो हमने क्या करा, इस टर्म को नेग्लिजिबल मान लिया। क्यों? क्योंकि ओमेगा ई स्क्वायर की पावर 4 इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो जो जी इफेक्टिव हुआ वो लगभग बराबर किसके हुआ, जी स्क्वायर प्लस 2g ओमेगा ई स्क्वायर आर ई साइन थीटा कॉस 90 प्लस थीटा इज अगेन साइन थीटा लेकिन नेगेटिव वाला, तो यहां पर नेगेटिव लिख दें साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर इसको बाइनोमियली सॉल्व करना चाहें क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की पावर बहुत छोटी है, तो जी इफेक्टिव लगभग बराबर जी स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। अगर जी स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए तो देखिए जी स्क्वायर कॉमन आने के बाद ये टर्म आएगी जी 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी की पावर 1/2। और अगर ये टर्म 1 से बहुत छोटी है तो बाइनोमियली अगर सॉल्व करें तो जी इफेक्टिव कितना आया, देखिए 1/2 की पावर अंदर आ जाएगी, फिर जी को अंदर लेकर चले जाएं तो जी माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज अ जी इफेक्टिव ड्यू टू अर्थ रोटेशन इफेक्ट, कि जी इफेक्टिव लगभग किसके बराबर आया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो अगर बात करें तो देखिए पोल, ये जो सेक्शन है ये कौन की क्या है, पोल, और ये यहां पर आपके इक्वेटर। तो इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90। तो यहां पर जी इफेक्टिव कितना होगा, इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। और पोल पे थीटा 90 डिग्री, पोल पे थीटा 0 डिग्री, तो जी इफेक्टिव कितना हो गया, जी के बराबर, ठीक है। स्क्रीन पोज करिए और इसको लिख लीजिए, मीन्स ड्यू टू अर्थ रोटेशन जी इज नाउ चेंज इन जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई।
जी इफेक्टिव इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू पोल और इक्वेटर के अकॉर्डिंग रखिए और वहां पर जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए जी इफेक्टिव की। यानी कि जैसे अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट सर्कल में घूम रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी एनर्जी कितनी है, क्यों घूम पा रहा है। जैसे अपन ने पहले भी तुम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो दोनों के बीच में लगने वाला कूलम्बिक फोर्स उसको क्या देता है, जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है सर्कल में घूमने के लिए वो प्रोवाइड करता है। सेम उसी तरह से अगर अपन बात करें क्या कि अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है, एक सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जैसे मास ऑफ सैटेलाइट मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इसको जो घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, अगर इसी के ऊपर बैठ के बात करें तो ms v square by small r, this is the distance of small r, is provided by g me ms upon r square. That means कि at balancing condition, और we can say जो necessary centripetal force है g me ms upon r square is equal to ms v square by r. तो v is equal to g me upon r. यहां तो अपन ने अर्थ को कंसीडर किया इसलिए मास ऑफ अर्थ आ गया, लेकिन अगर मान लीजिए कोई और दूसरा प्लेनेट और उसके अराउंड कोई सैटेलाइट मूव कर रहा हो, तो जो स्पीड होगी, अगर इफ मास ऑफ प्लेनेट इज कैपिटल M, देन v इज इक्वल टू √gm बाय r। मीन्स जो रिवॉल्विंग स्पीड है सैटेलाइट की इज डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द प्लेनेट, ठीक है। एक पर्टिकुलर आर के लिए और एक पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए जो v की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके बाद अगर अपन बात करें, क्या इसको लिख लीजिए स्क्रीन पोस्ट करके, इसके बाद अगर अपन बात करें कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड इक्वल टू कितना, टाइम पीरियड होता है 2 पाई r अपॉन v, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 2 पाई r और v की वैल्यू √gm √r, दैट मीन्स t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर क्यूब। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। इस पे बेस्ड आपको काफी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि जैसे एक प्लेनेट को फिक्स कर दिया, पोलर रेडियस को हमने r से 2r कर दिया, 3r से 2r कर दिया, तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर ओमेगा के बारे में बात की जाए तो ओमेगा हो गया 2 पाई बाय t, दैट मीन्स 2 पाई बाय t इज 2 पाई r की पावर 3/2 अपॉन √gm, यानी √gm अपॉन r की पावर 3/2, ठीक है। इसको स्क्रीन को पोस्ट करके इसको लिख लीजिए।
Now next heading, अगर काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ सैटेलाइट का ms(v²). ठीक है, तो ये कितना हुआ, हाफ ms(v²) इज √gm/r। तो ये कितना हो गया अपने पास, gm/ms/2r। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट टू द सैटेलाइट। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की जाए, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि काइनेटिक एनर्जी तो अपने पास आ गई gmms/2r। ठीक है, और जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है अपने काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है kq1q2/r। तो k की जगह आएगा g माइनस m/r। तो अगर बात की जाए टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी gmms/2r प्लस माइनस gmms/r। तो टोटल एनर्जी इज नेगेटिव माइनस gmms/2r। ठीक है, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशंस को बहुत ध्यान से देखूं, देखिए एक तो इसको, एक इसको, एक टोटल एनर्जी को, तो अपन क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड का हाफ। ठीक है, और एज वी इंक्रीजेस आर, अगर आर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी आर को इंक्रीज करेंगे तो ये फैक्टर कम होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। और टोटल एनर्जी आर को इंक्रीज किया आपने तो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड अगर कम हो रहा है तो -2 -1, यानी टोटल एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि एनर्जी के बारे में अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कमेंट करना है तो साइन के साथ कंसीडर करके कमेंट करना होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अगर मैं -4 से -2 जा रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए इसको। Now next heading is जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बेसिकली बात करते हैं अपन सैटेलाइट से पहले कि ऑर्बिट कौन कौन से पॉसिबल है। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है,
इस पे अपन मैं कुछ ऑर्बिट्स बना रहा हूं, देखिए। मैंने 3 ऑर्बिट्स बनाए, एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक और ऑर्बिट बनाना चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। ऑर्बिट नंबर 4। देखिए ऑर्बिट कौन कौन से पॉसिबल्स हैं। ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 3 and orbit 4 are possible. क्यों? क्योंकि वो प्लेनेट के सेंटर से गुजर रहे हैं। फोर्सेस कंप्लीटली बैलेंस्ड होंगे। कैसे? सुनिए। अगर मान लेते हैं कि अपन इस ऑर्बिट को कंसीडर करते हैं, ऐसा कोई प्लेनेट है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो जो फोर्सेस होंगे वो टुवर्ड्स द सेंटर जाएंगे और वही mv²/r प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो फोर्स होगा। लेकिन तो ये तो सही है, बैलेंस्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस ऑर्बिट के बारे में बात करूं, क्या जो ऑर्बिट यहां से पास हो रहा है, कौन सा? सेकंड नंबर का। तो देखिए इसका जो फोर्स होगा वो फोर्स किधर जाएगा? टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसका एक कंपोनेंट तो आपको mv²/r दे सकता है, ठीक है। ये जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, उसका एक कंपोनेंट आपको mv²/r दे सकता है। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए कोई नहीं करेगा। तो दिस ऑर्बिट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ऑर्बिट वही पॉसिबल है जो कहां से पास हो रहा है? प्लेन से। मीन्स आपके सेंटर से पास होने वाला, जिसका ऐसा ऑर्बिट, या मतलब यूं बोलें कि ऐसा सर्कल या फिर ऐसा कोई पाथ जिसका प्लेन, जिससे प्लेन बनाए, तो वो प्लेन आपके अर्थ के सेंटर उससे क्या हो, या प्लेनेट का सेंटर उससे क्या हो, पास हो। जैसे ये थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, ये सारे ऑर्बिट पॉसिबल हैं। क्यों? क्योंकि ये सब प्लेनेट के सेंटर को अपने प्लेन में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉसिबल नहीं है, बट सेकंड इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, ठीक है। अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब होता है ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट कर रहा है। मीन्स अगर मैं यहां पे देख रहा हूं सैटेलाइट, तो जब मैं घूम रहा हूं अर्थ के साथ, तो वो सैटेलाइट भी ऐसे घूमे कि हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। मीन्स जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होते हैं जो अर्थ के रिलेटिव रेस्ट पर रहते हैं। उनकी पोजीशन अर्थ के किसी भी सेक्शन से उसको देखा जाए तो वो कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे अर्थ के साथ अगर मैं घूमता जाऊं तो वो भी मेरे साथ घूमता हुआ जा रहा है और वैसे ही घूम रहा है जैसे मैं घूम रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली बात की जाए तो 1, 3, 4 आर पॉसिबल ऑर्बिट, बट ओनली फर्स्ट आर जियो स्टेशनरी। ओनली फर्स्ट आर जियो स्टेशनरी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि मैंने इक्वेटोरियल प्लेन लिया, मान लीजिए ऐसे मैं यहां से घूमता हुआ जा रहा हूं तो वो मुझे दिखाई दे रहा है हमेशा मेरी आंखों के सामने। लेकिन अगर मान लीजिए कोई मैंने ऐसा प्लेन लिया जो अर्थ के सेंटर से तो पास हो रहा है, तो मैं यूं देख रहा हूं, अब मैं घूमकर इधर गया और वो घूमकर ऊपर निकल गया, तो वो मुझे अर्थ के मेरे रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पर नहीं है। माना कि वो ऑर्बिट पॉसिबल है लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पर नहीं है, इसलिए वो जियो स्टेशनरी नहीं है। जियो स्टेशनरी का मतलब है कि जो अर्थ के रिलेटिव क्या रहे, रेस्ट पर। अगर मैं उसको देख रहा हूं तो वो हमेशा मेरी नजरों के सामने होना चाहिए। अगर आप यहां से यहां पे खड़े होकर इस सैटेलाइट को देखेंगे जो थर्ड ऑर्बिट में है,
तो वो पहले यहाँ दिखाई देगा, फिर आप घूमकर उधर चले जाओगे तो वो नीचे आ जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा पहले ऊपर देखा था फिर हम नीचे देख रहे हैं, पर यानी हमारी आंख डेविएट हो रही है। जबकि जियो स्टेशनरी में क्या होता है, आपको अपनी आंखें डेविएट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सामने दिखाई दे रहा है, हमेशा वो आपके सामने होगा, क्योंकि आप भी जैसे घूम रहे हो वैसे वो भी घूम रहा है। यानी इसका ओमेगा भी क्या होना चाहिए, जैसे अर्थ का ओमेगा है, मीन्स उसका टाइम पीरियड भी कितना होना चाहिए घूमने का, 24 आवर। ठीक है, 24 आवर उसका टाइम पीरियड होना चाहिए, और वो भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करना चाहिए। एक तो मालूम पड़े कि आप तो इधर रोटेट कर गए, वो उधर रोटेट कर गया, तो आपके सामने कहाँ रहा वो स्टेशनरी कहाँ हुआ फिर, जियो स्टेशनरी। तो बेसिकली ऑर्बिट 1, 3, 4 आर पॉसिबल, बट ओनली वन इज जियो स्टेशनरी। और देखिए जियो स्टेशनरी कब बन रहा है, जब ये सैटेलाइट अगर जियो स्टेशनरी बन रहा है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए प्लेन कौन सा होना चाहिए, इक्वेटोरियल, ताकि वो हमेशा स्टेशनरी रहे अर्थ के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बात हो रही है, नॉर्मल सैटेलाइट के बारे में नहीं। किसके बारे में, जियो स्टेशनरी। फर्स्ट, टाइम पीरियड 24 आवर, प्लेन इक्वेटोरियल, थर्ड, sense of rotation is west to east। ठीक है, मीन्स जैसे अर्थ घूम रही है वैसे ही वो भी घूमना चाहिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए। बात करते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितना एरिया कवर कर रहा है अर्थ पे। ठीक है, तो इसके बारे में अगर अपन बात करें तो देखिए, अर्थ रेडियस कितनी, RE। अगर मान लीजिए कि अपन ने यहां पर एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट H हाइट पे लगाया, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये इसका क्या होगा, ब्रॉडकास्टिंग रीजन। ठीक है, तो ये जो एंगल है जहां तक ये ब्रॉडकास्ट कर पा रहा है, दैट इज इक्वल टू थीटा। इस थीटा को अपन बोलते हैं को एल्टीट्यूड एंगल। अब हम वो रीजन निकालना चाहते हैं जिस रीजन में ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कंप्लीटली अपने सिग्नल को ट्रांसमिट कर सके। तो बेसिकली मुझे ये रीजन जो यहाँ पर डेवलप हुआ है अर्थ का, वो रीजन जहां पर ब्रॉडकास्टिंग हो सकती है, उसके बारे में बात करनी। तो देखिए ये एंगल कितना हुआ, अगर ये रेडियस RE है और ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना, थीटा। तो हमें पता है सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन ओम इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा। ठीक है, वेर एल्फा इज प्लेन एंगल और ओम से जो डिनोट किया गया विच इज सॉलिड एंगल। तो अल्फा कितना है यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो ओम कितना आया 2 पाई 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू ओम इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस साइन थीटा। अब एक बात देखिए, अगर ये RE है तो ये डिस्टेंस जो यहाँ पर बनी है ये भी कितनी है RE, तो और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये कितना है 90 डिग्री। तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना हुआ RE अपॉन RE प्लस H। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना हुआ RE प्लस H। तो ओम की वैल्यू कितनी है 2 पाई 1 माइनस RE अपॉन RE प्लस H। तो ये हो गया अपने पास 2 पाई H अपॉन RE प्लस H।
2 पाई एच आर ई प्लस एच माइनस आर ई, तो कितना हुआ एच 2 पाई एच अपॉन आर ई प्लस एच। तो ये तो हुआ सॉलिड एंगल। और हमें पता है क्या कि 4 पाई आर ई स्क्वायर में कितना सॉलिड एंगल होता है 4 पाई। तो या फिर ऐसे लिखें 4 पाई सॉलिड एंगल में कितना एरिया कवर होता है 4 पाई आर ई स्क्वायर। तो 1 में कितना होगा आर ई स्क्वायर, तो 2 पाई एच अपॉन आर ई प्लस एच में कितना एरिया कवर होगा, आर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें 2 पाई आर ई स्क्वायर एच अपॉन आर ई प्लस एच। यानी ब्रॉडकास्टिंग जो एरिया आया अपने पास वो कितना आया, ब्रॉडकास्टिंग इज इक्वल टू 2 पाई आर ई स्क्वायर एच अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए इसको। Now next is escape velocity. एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है कि कितनी वेलोसिटी से अर्थ से या किसी प्लेनेट से किसी पार्टिकल को फेंका जाए कि वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाए, अलग हो जाए, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर हो जाए। दैट मीन्स अगर मैं अर्थ के लिए बात करूं तो अर्थ के लिए बात होगी कि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से अलग हो जाए। मीन्स h जो यहाँ पर एक पार्टिकल को v स्पीड दी गई तो ये कहां पर चले जाए, h टेंस टू इंफिनिटी। तो अगर h टेंस टू इंफिनिटी, तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करूं तो देखिए इंफिनिटी पे जाने का मतलब जस्ट इंफिनिटी पे पहुंचे। तो एनर्जी कंजर्वेशन से अगर बात करें तो k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। देखिए अर्थ का मास कितना, रेडियस आर ई, मास एम ई, पार्टिकल का मास m। ठीक है, तो k इनिशियल कितना हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर, u इनिशियल माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। k फाइनल कितना, जस्ट रीच करना है तो 0, u फाइनल टेंस टू 0, तो दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि h टेंस टू इंफिनिटी दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो v कितना है अपने पास, m से m उड़ा 2gme बाय आर ई का अंडर रूट। तो देखिए अगर मैं ऊपर आर ई और नीचे भी आर ई से मल्टीप्लाई कर दूं तो v कितना है अपने पास, अंडर रूट 2g आर ई। ठीक है, दिस इज एस्केप वेलोसिटी और अर्थ के लिए इसकी वैल्यू आती है, v की वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फॉर अर्थ, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मीन्स एस्केप वेलोसिटी का मतलब कि इतनी वेलोसिटी से फेंका जाए कि पार्टिकल अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड या किसी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, और अर्थ के लिए इसकी वैल्यू आती है 11.2। और एक बात और नोट डालकर लिख लीजिए कि एस्केप वेलोसिटी इज independent of angle of projection। मतलब मैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर पार्टिकल को फेंकूं, चाहे अर्थ से 90 डिग्री एंगल बनाकर फेंकूं, 60 डिग्री एंगल बनाकर फेंकूं, 30 डिग्री, वो पार्टिकल को मीन्स वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप परपेंडिकुलर फेंकेंगे तभी वो इंफिनिटी पे जाएगा या एस्केप होगा। अगर आप उसको यहाँ से इस डायरेक्शन में भी फेंक देंगे v को 60 डिग्री एंगल बनाकर टेंजेंट से, तो ये v इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा। ठीक है, मीन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। स्क्रीन पोज करके लिख लीजिए इसको भी।
अब अपन देखते हैं कि एक्चुअल में पार्टिकल को जब अर्थ से ऊपर किसी हाइट से फेंका जा रहा है, तो अगर ड्रॉप किया जाए या स्पीड देकर फेंका जाए, हॉरिजॉन्टली फेंका जाए, तो उसका पाथ कैसा होगा उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जो केस बना कि जब ड्रॉप कर दिया, केस फर्स्ट, ठीक है। सेकंड कि जब अर्थ के r डिस्टेंस पे पार्टिकल को स्पीड दी u, वेयर u इज इक्वल टू अंडर रूट gm बाय r, तो ये हुआ केस सेकंड। केस थर्ड, u की वैल्यू अंडर रूट जी एम बाय आर से बड़ी हो, लेकिन अंडर रूट 2g r से कम हो, ठीक है। केस 4, देखिए इनके बारे में बात करते हैं पहले। अगर आपने u को 0 रखा तो ये पार्टिकल सीधा ऐसे नीचे गिर जाएगा, यानी कैसा मोशन, स्ट्रेट लाइन। हमें पता है अंडर रूट जी एम बाय आर देते हैं तो पार्टिकल कैसे मूव करता है सर्कल में, मीन्स सर्कुलर मोशन, सर्कुलर आर्क, ठीक है, क्योंकि सैटेलाइट में अंडर रूट जी एम बाय आर कब आता था, जब अपन ने सर्कल माना था। अब हमें पता है कि आर डिस्टेंस पर है और अंडर रूट जी एम बाय आर से ज्यादा है, इसका मतलब ये इस आर रेडियस में तो नहीं रह सकता, ये आर रेडियस से ज्यादा में जाना चाहता है, इसका मतलब ये एलिप्टिकल पाथ लेगा, एलिप्टिकल पाथ in which Earth at one focus of ellipse, अर्थ क्या हो, एक फोकस पर हो इलिप्स के, क्योंकि हमें पता है अंडर रूट जी एम बाई आर से ज्यादा है और अंडर रूट 2g r से कम है, तो एस्केप भी नहीं कर सकता और इस आर रेडियस में भी नहीं रह सकता, क्योंकि आर रेडियस में रहने के लिए अंडर रूट जी एम बाई आर होना चाहिए, ठीक है। तो अपना रेडियस बढ़ाना चाहता है, तो रेडियस बढ़ाते हुए इलिप्टिकल पाथ करते हुए घूमता रहेगा, जिसमें अर्थ कहां पर होगी, एक उसके फोकस पे। और अगर मान लीजिए कि अपन अंडर रूट जी एम बाई आर से कम दे, कैसा केस, केस 4 के बारे में बात करें, u जो दिया है आपने, u इज लेस देन अंडर रूट जी एम बाय आर, मतलब ये इस r में नहीं रहना चाहता, r से कम में जाना चाहता है, ठीक है। तो r से कम में जाना चाहता है, इसका मतलब इलिप्टिकल पाथ ही होगा, लेकिन इस बार जो अर्थ होगी वो उसके फोकस पे होगी, लेकिन उसका फोकस कौन सा, नीचे वाले फोकस पे। तो अगेन इलिप्स, ठीक है। केस 4, u इज इक्वल टू अंडर रूट 2g r, तो ये यहां से इंफिनिटी पे कैसा पाथ, पैराबोलिक पाथ, ठीक है। और अगर u इज ग्रेटर देन अंडर रूट 2g r होगा तो पाथ होगा हाइपरबोलिक, ठीक है। ये सब पाथ आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम होती है और पूछे भी जाते हैं ये, ठीक है। जो ये केसेस अपन ने पढ़े हैं 4, ये केस कौन सा है 5, और ये केस 6, टोटल 6 केसेस, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज केपलर्स लॉ। केपलर्स के जो लॉ हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशंस वगैरह इनके लिए, जो सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं अर्थ के अकॉर्डिंग या प्लेनेट के अलोंग या उसके, ठीक है। तो इसके लिए जो केपलर्स के लॉ हैं 3 लॉ, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ की। इसके अकॉर्डिंग in an वन फोकस ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये सैटेलाइट भी हो सकता है और प्लेनेट भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर बात की जाए तो, ठीक है, सैटेलाइट या फिर प्लेनेट, ठीक है। कैसे, देखिए ये सन, ये r1 डिस्टेंस, सन से ये r2 डिस्टेंस, यहाँ पर प्लेनेट की स्पीड मान लेते हैं v2, यहाँ पर प्लेनेट की स्पीड क्या मान ली v1। तो देखिए अगर मान लीजिए कि आपका प्लेनेट यहाँ पर है या सैटेलाइट यहाँ पर है, तो इस पॉइंट पर इसकी स्पीड होगी इधर, लेकिन जो फोर्सेज होंगे अट्रैक्शन के वो ऐसे पास हो रहे होंगे। तो इस पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क अबाउट ए इज 0, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व अबाउट ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि टॉर्क अबाउट ए सारे फोर्सेज इन दोनों को, सैटेलाइट और प्लेनेट को मिलाने वाले, उससे पास होंगे। सन को अगर मान लीजिए कि मैंने यहां पर इसको मान लिया एम, कैपिटल एम, और इसको स्मॉल एम मान लिया, तो जितने भी फोर्सेज होंगे वो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही पास होंगे, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो हर जो फोर्स है, जो नेट टॉर्क बनेगा वो ए के अबाउट कितना बनेगा 0। तो अगर टॉर्क अबाउट ए 0 है तो एंगुलर मोमेंटम भी ए के अबाउट क्या होगा, कंजर्व। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम ए के अबाउट कंजर्व है? इसका मतलब है कि m1 v1 r1 इज इक्वल टू m v2 r2, और मास ऑफ द सैटेलाइट तो चेंज हुआ नहीं, तो v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2। और अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पर ये जो रेडियस है, ये रेडियस थीटा एंगल बना रहा है यहां पे, और ये स्पीड v है और ये r है, तो मैं और क्या लिख सकता हूं, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू, देखिए r वेक्टर इधर, v वेक्टर इधर, r और v के बीच में एंगल कितना, थीटा। तो ये अपने पास कितना हो गया, m r क्रॉस v, तो m r v साइन थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या रिलेशन लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए, v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2 इज इक्वल टू r v साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि r, ये r वेक्टर और v वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। तो ये तो हुआ केपलर्स फर्स्ट लॉ, इसको लिख लीजिए स्क्रीन पोस्ट करके।
इसके अकॉर्डिंग एरियल वेलोसिटी मीन्स एरिया सबटेंडेड बाय प्लेनेट और सैटेलाइट about sun in a particular time interval is seen, means dA by dt is equal to constant is equal to L by 2a। मतलब कैसे देखते हैं, मान लीजिए अर्थ है, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है इलिप्टिकल पाथ में, तो अगर अपन बात करें क्या कि कोई सैटेलाइट यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहां से यहां तक t इक्वल टू 3 सेकंड से t इक्वल टू 5 सेकंड में यहां पहुंच गया, तो वो 5 सेकंड से 6-7 सेकंड तक, मतलब यहां पर टाइम इंटरवल कितना आया, डेल्टा t 2 सेकंड का, और यहां पर भी डेल्टा t कितना आया, 2 सेकंड। तो ये जो एरिया है जो यहां पर बन रहा है विच इज इक्वल टू A2, और यहां पे जो एरिया बनाइए विच इज इक्वल टू A1, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, फिक्स टाइम इंटरवल में वो फिक्स एरिया स्वैप करेगा, मींस A1 इक्वल टू A2। मतलब यहां से यहां तक जाने में 3 से 5 सेकंड यानी 2 सेकंड लगे, और 5 से 7 सेकंड तक जितना वो एरिया सन के अबाउट या प्लेनेट के अबाउट बना रहा है, जो स्वैप कर रहा है एरिया, वो एरिया क्या होगा, सेम, मींस एरियल वेलोसिटी इज सेम। ठीक है। नाउ थर्ड लॉ इज according to this law, time period of satellite is proportional to the 3/2 power of the semi-major axis मीन्स अगर मान लीजिए ये सन है और एक कोई पार्टिकल इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, तो ये जो सेमी मेजर एक्सिस है दिस इज ए। ठीक है, ये क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। तो जो सैटेलाइट है इसका जो टाइम पीरियड होगा इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 3/2, मीन्स t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 3। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ केपलर।